हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का एक नया सेशन, जिसमें हम करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स। जैसा ही हमने आपको बताया था कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री, 9th क्लास फिजिक्स, 10th क्लास केमिस्ट्री, 10th क्लास फिजिक्स सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेशन, जिसमें आपको रेगुलरली नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और वीडियो सेशंस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर पर। तो सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं, जो वीडियोस हैं, उन्हें सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी अड्डा विद विशाल सर को, बेल आइकन को दबाइए और साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हिंदी में कहेंगे हमारे आसपास पदार्थ। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं छोटी सी शुरुआत करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री की, जिसमें जो नंबर फर्स्ट टॉपिक आपका होगा वो क्या है, मैटर। हिंदी में जिसे हम कहेंगे पदार्थ। 10th क्लास केमिस्ट्री की तरह जो 9th क्लास केमिस्ट्री के सभी सेशन होंगे वे भी आपके बाइलिंगुअल होंगे। आप कह सकते हैं दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को इक्वली बेनिफिट हो सके। तो मैटर क्या होता है? मैटर या पदार्थ जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, या फिर हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है हमारी? आंख, नाक, कान, जीभ और जो हमारी स्किन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। ठीक है, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये सभी क्या है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनकी सहायता से हम हमारे आसपास जिस भी चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे या पदार्थ कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, हम अपनी आंखों से, मान लीजिए हमने अपनी आंखों से एक टेबल को देखा, ठीक है, या फिर टेबल किसकी बनी हुई है, वुडन है, तो हमने वुड को देखा, लकड़ी को देखा, पेड़ को देखा, वृक्ष को देखा, ट्री को देखा, सभी क्या हैं, पदार्थ हैं, मैटर्स हैं। उसके बाद नाक से जिन्हें हम सूंघ पाते हैं। अब जानते हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई भी एक ऐसा पदार्थ है जो स्मेल करता है, ठीक है, ओडरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे आप स्मेल कर सकते हैं, जिससे कि आप कह सकते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फूड, खाद्य पदार्थ कोई भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैटर ही कहेंगे। उसके बाद कान से हम जिन्हें सुन सकते हैं, ठीक है, पत्ते, जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, क्योंकि हम वायु को, एयर को नहीं देख सकते, एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, उन पत्तों को हम देख पाते हैं, साथ ही पत्तों के हिलने की आवाज भी हम सुन पाते हैं। तो हम कह सकते हैं हम अपने ईयर से एयर को फील कर सकते हैं, अपनी आईज से एयर को फील कर सकते हैं, अपनी स्किन से एयर को फील कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, जिसे भी आप अपनी जीभ से स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे सभी चीजें क्या है, आपकी मैटर है या पदार्थ है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, हमारे ब्रह्मांड में, कंप्लीट यूनिवर्स में क्या है, हम कह सकते हैं एनर्जी है, और नंबर सेकंड मास है, ठीक है। एनर्जी है और मास है, दोनों ही चीजें। एनर्जी को क्या कहेंगे हम, ऊर्जा कहेंगे हिंदी में,
और मास को क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो जो एनर्जी है और जो मास है, दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं? दोनों ही प्रकृति में नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से है। हम कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो भी कांस्टेंट रहता है या स्थिर रहता है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी मैटर को, द्रव्य को, हम पढ़ेंगे द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जिसमें हम बात करेंगे किस बारे में? कि मैटर को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट, क्योंकि सभी में क्या है? एनर्जी है और मास है। और हम जानते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है और ना ही समाप्त की जाती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैसे ही कोई भी अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, जो आपस में क्रिया कर रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे या प्रोड्यूस हो रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, टूट रहे थे, जुड़ रहे थे, सभी का द्रव्यमान पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो भी होगा उन सब के द्रव्यमान के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो मैटर है, मैटर क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, एनीथिंग, ठीक है, विच occupies space and has mass is called matter। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में क्या कहेंगे? वह जो स्थान घेरता है, वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब मास की बात हम कर रहे हैं, ना कि वेट की। ठीक है, वेट और मास, द्रव्यमान और भार दोनों ही अलग अलग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है वो? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो मान लीजिए आपने क्या देखा? एक ट्री देखा आपने, तो ट्री क्या है? कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, इसे हम पदार्थ ही कहेंगे। मैं क्या हूं? एक पदार्थ हूं। आप क्या है? एक पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, एयर भी, जो आप एयर की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, वो भी क्या है? मैटर है, पदार्थ है। ठीक है, आयरन, या आप कह सकते हैं वुड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, जो भी कुछ है, एनीथिंग विच वी कैन सी, टच, फील, हियर एंड टेस्ट, सब कुछ क्या है? पदार्थ है या मैटर है। इससे आगे बढ़ते हुए हम किस बारे में बात करेंगे? पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, क्या होती है? ठीक है, तो हम जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली, जो आपके सिलेबस में भी है और जो आपके लिए जानना आवश्यक भी है। वैसे अगर हम बात करें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं
फाइंड की जा चुकी है, 5 अवस्थाओं के 5 स्टेट्स के बारे में जानकारी अब तक हमें हो चुकी है, जिनमें से 3 है। नंबर फर्स्ट सॉलिड, जिसे आप क्या कहेंगे, ठोस अवस्था। नंबर सेकंड लिक्विड, जिसे आप क्या कहेंगे, द्रव अवस्था। और जो नंबर थर्ड है वो है आपका गैस, जिसे आप कहेंगे गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप चौथी और पांचवी स्टेट भी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए वो क्या होती है। नंबर 4 है प्लाज्मा, और जो नंबर 5 है वो है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जो पांचवी अवस्था है वो क्या है आपकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो जो 2 अवस्थाएं बाद में आपको बताई गई हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। लेकिन अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वे है ये 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में आपने पढ़ा है बचपन में। ठीक है, बचपन में छोटी क्लासों में आप किस प्रकार पढ़ते थे। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप एंड साइज, ठीक है, या शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स, मतलब आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। उसके बाद जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की केवल वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जो इसका आकार होता है, इसे हम जिस भी प्रकार के बर्तन में, जैसे भी हम इसे पोट में डालते हैं, ये उसी का आकार, उसी की शेप ले लेती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस की ना तो शेप कांस्टेंट होती है, डेफिनिट होती है, और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ना तो शेप फिक्स और ना ही वॉल्यूम फिक्स। जैसे ही आपने गैस को खोला, मान लीजिए किसी पोट में आपके पास, किसी बर्तन में आपके पास, किसी पात्र में कोई गैस है, गैस का ढक्कन आपने उठाया, ढक्कन उठाते ही गैस का आयतन कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो 4 दिशाओं में फैल जाएगी। ठीक है, इसके बहने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। द्रव निश्चित दिशा में बहते हैं, और जो ठोस हैं, जो सॉलिड्स हैं, वे बहने का गुण नहीं रखते हैं। नंबर सेकंड बात जो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 9th स्टैंडर्ड में, तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं अभी क्या होंगी, मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी सी आज शुरुआत कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रेगुलरली, बिल्कुल पेटेंट तरीके से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है यहां पर, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जिसे हम कहेंगे हिंदी में अंतराण्विक स्थान। अब अंतराण्विक स्थान बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अणु के बारे में। इंटरमोलिक्यूलर तो तब पढ़ोगे ना जब आप मोलिक्यूल के बारे में जानोगे। तो हम कहते हैं जो पदार्थ की, कुछ समय पहले तक पदार्थ का जो सबसे छोटा रूप था, मान लीजिए हमने, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी में आप कहते हैं सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। वैसे ही हम क्या कहते थे, कोई पदार्थ का या मैटर का जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होती थी, मॉलिक्यूल होती थी या अणु होती थी। अणु क्या होते हैं, अणु आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, वे फ्रीली, नहीं सॉरी, अणु जो है वे स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। उसके बाद जो अणु थे, अणुओं को भी क्या किया गया, और छोटे भागों में बांट दिया गया, जिसे हमने क्या कहा, परमाणु कहा। उसके बाद आगे बढ़ी आपकी वैज्ञानिक अनुसंधान, और क्या किया गया, जो परमाणु है, परमाणुओं को 3 अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों में या अत्यंत सूक्ष्म कणों में बांट दिया गया, बहुत ज्यादा छोटे कणों में बांट दिया गया, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके,
तो तीन पदार्थ हुए, सॉरी तीन सबसे सूक्ष्म कण हुए या परमाणु को तीन भागों में बांटा गया, जिनका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके खोजकर्ताओं के नाम भी आपके सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में, तो अंतराणुक स्थान के बारे में। मान लीजिए हम बात करते हैं ठोस की, सॉलिड की हम बात करते हैं, तो जो सॉलिड्स होते हैं, हमने समझा कि ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी सॉलिड के, ठीक है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनके बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस है, अंतराण्विक स्थान है, वो ना के बराबर है, ठीक है, या बहुत कम है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सब्सटेंसेस या पदार्थों को, मैटर्स को डिफरेंशिएट करने की, उन्हें बांटने की, तो जिनमें बहुत कम स्थान होता है अणुओं के बीच, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की जब हम बात करते हैं, तो लिक्विड्स में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है, किनमें, द्रवों में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गैस की। गैस में क्या होगा, अब हम जानते हैं जो गैस होती है, गैसों के तो ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होंगे वे बहुत ज्यादा दूर स्थित होंगे, या फिर जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिस कारण उनकी शेप फिक्स नहीं रह पाती है, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर स्पेस, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ये गैस है और ये है आपके लिक्विड्स, ठोस, द्रव, गैस। तो अगर हम बात करते हैं इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सॉलिड, लिक्विड, सॉरी गैस, लिक्विड, सॉलिड। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की। क्या होगा नाम, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी इन्हीं डायग्राम से हम पढ़ेंगे। देखिए एक बार, जो आपके मॉलिक्यूल्स पास पास स्थित होंगे, ठीक है, तो अत्यंत पास पास स्थित होने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, जो अंतराण्विक आकर्षण बल, एक अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में वर्क करता है, जो पास होंगे उनमें ज्यादा होगा, जो दूर दूर होंगे उनमें ज्यादा होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं जो पास पास होंगे उनमें जो बल लगने वाला है मध्य में उनके, वो ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, सॉलिड में ज्यादा। उसके बाद जब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, तो लिक्विड्स में हम जानते हैं सॉलिड से ज्यादा गैप होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो गैप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर फोर्स कम रहा होगा, तभी तो गैप ज्यादा बना। तो अब हम कहेंगे कि लिक्विड्स में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा किससे, सॉलिड से। अब गैस की बात करते हैं, गैस को तो आप सब जानते हैं, इसके हर एक मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर कर दूर दूर चले गए हैं, इनके बीच में फाइट हो गई, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर होने के कारण, क्या कारण है, जो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जो आकर्षण बल है, वही क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगा, इनमें बहुत कम होगा, कम होगा तभी तो ये दूर दूर गए। तो जब हम इसकी बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस। और जब हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस की,
तो उसमें हम कहेंगे सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ आया होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट हमने पढ़ी हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सॉलिड की बात अगर हम करते हैं तो सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे आप कहेंगे लकड़ी, लोहा मतलब वुड, आयरन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, वाटर, मिल्क, ऑयल, बहुत कुछ है आपके पास। सभी क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। नंबर थर्ड, गैस। गैसेस में क्या होगा, जैसे एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सभी गैसेस जो भी हैं सारी की सारी क्या होंगी, गैस के एग्जाम्पल होंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं वीडियो को खत्म करने से पहले, कि अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करेंगे ना, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए, मानना क्या है, देखो जैसे हम नॉर्मली घूमते हैं, विचरण करते हैं, या फिर वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं पृथ्वी पर, हम जानते हैं हमारे चारों तरफ क्या है, गैसों का आवरण है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना, गैसों का आवरण है। तो गैसों के जो आवरण है हमारा, उस गैसों के आवरण में हम इजीली घूम रहे हैं, कहीं भी वो गैसों का आवरण हमारे लिए रुकावट नहीं बनता है। समझ में आई बात भाई? ये मान लीजिए आप है, ठीक है, आप घूम रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है जिसमें आप घूम रहे हैं। ठीक है ना, इस एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी क्या आपको किसी गैस ने कभी रोका है कि नहीं इससे आगे नहीं जाना, या नहीं? चलो अगर रोकने, क्योंकि गैस पोल नहीं पानेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या कहीं आपको कोई रुकावट होती है सीरियसली, तो आप कहेंगे सर नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी गैसेस आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनती है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मैं आपके लिए रुकावट नहीं बन सकते। सेकंड, अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, आप वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर है, किसी पोंड में है, किसी रिवर में है, सी में है, ओशियन में है, कहीं भी चले गए आप। ठीक है, बस वहां पर वाटर है और आप स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो तैरते समय आपको चलने से ज्यादा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, चलने से ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है क्या आपको तैरने में? जी हाँ, पानी के बीच से रास्ता बनाने में आपको एयर से ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वे एयर के रेस्पेक्ट में पास पास हैं, देख सकते हैं आप खुद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया बहुत बड़ा, या आप कह सकते हैं डोर है, आपके घरों में सबके दरवाजे हैं, आप सीधे गए, दरवाजा बंद है, पूरी मेहनत आपने कर ली, सर मार लिया, पैर मार लिया, कोहनी मार ली, जो भी आपके पास है आपने पूरी कुश्ती उसके साथ कर ली, लेकिन आप उस गेट के पार नहीं जा पाए, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में इंट्रामोलिकुलर जो स्पेस है वो है ही नहीं, आप उनके बीच से निकलकर नहीं जा सकते, वे आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, क्योंकि आप सभी ने अभी शुरुआत की है किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बच्चे 9th क्लास में है वे सभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपके समझ आया है। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऐसे वीडियोस आपके लिए अब रेगुलर अपडेट होता रहेगा, क्योंकि हमने वादा किया है आपसे कि हम 9th क्लास और 10th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही आपको पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।